स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4 का छूटा हुआ आधा पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग आधा किए थे, 1857 का रिवॉल्यूशन तक किए थे। ठीक है, उसमें जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वहां तक हम लोग किए थे। उसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन था, सन था, इंपॉर्टेंट सन था, जो डेट्स था उसको हम लोग किए थे। इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे बहुत सारे संस्थाओं के विषय में, ठीक है, जिन्होंने किस प्रकार जो है हमारे भारत की एकजुटता में जो है प्रयास किया। तो देखो यहाँ पे इस जो पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, उसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें तुम लोग का किताबों में संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं दी होंगी। अब यहाँ पे जो संस्थाएं लिखा हुआ है इससे ज्यादा तुम्हारे बुक्स में संस्था होंगी। ठीक है, तो ये मैंने जो लिखा है इंपॉर्टेंट, जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो तुम्हारे किताब में है, ठीक है, उससे भी ज्यादा संस्थाएं हैं जो तुम्हारे किताब में नहीं दिया गया है। सारी संस्थाएं तुम्हारी किताब में नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर वो उतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, तो मेन मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, संस्थाओं का निर्माण क्यों हुआ, क्या करने के लिए हुआ और ये कितनी भूमिका निभा पाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो है इतनी सारी संस्थाएं जो है जिनका अलग अलग छोटा छोटा अपना अपना उद्देश्य था, ठीक है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत की एकजुटता में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक संस्था पहला दिया हुआ है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, नाम से समझ में आ गया होगा कि ये बंगाल का था। ठीक है, मतलब ये पूरे देश में सर्वव्यापी नहीं हो पाया, ये सिर्फ बंगाल में रहा, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमारा जो समाचार पत्र का जो पहुंच था, जो मास कम्युनिकेशन था, वो काफ़ी अच्छा, मतलब आज के जैसा नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के पास जानकारियां नहीं पहुंच पाती थी पूरा। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा गौरी शंकर तरकावागीस ने जो है स्थापित किया था कलकत्ता में 1836 में। ठीक है, बंगाल के समाज में जो चेतना थी, जो आज़ादी के प्रति जो संवेदना थी, उसे जगाने के लिए जो है ग्राम सभा प्रकाशिका ने काफ़ी भूमिका निभाई, समाज में काफ़ी सुधार करने का प्रयत्न किया। ठीक है, ये सब बंग भाषा प्रकाशिका का कार्य। देखो इतनी सारी जो संस्थाएं बनी, इनका क्या था, एक मूल उद्देश्य अगर हम देखें तो लोगों में एक चेतना का विकास करना। ठीक है, कि हम किस प्रकार अपनी आज़ादी को, मतलब अपनी आज़ादी को ले सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके पिछले मतलब चैप्टर्स वगैरह में या और भी तुम लोग क्लासेस में पढ़े होंगे कि राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया। तो अब देखो इसमें कई मत होते हैं। ठीक है, कई लोग मानते हैं अंग्रेजी शिक्षा नहीं सीखनी चाहिए और कई लोग मानते हैं अंग्रेजी शिक्षा सीखनी चाहिए। उस टाइम पे भी कुछ लोग थे जो इसके विरोध में भी खड़े थे। लेकिन क्या है, देखो एक चीज जो है इसमें समझना पड़ेगा कि देखो किसी भी देश को अगर हमें गुलाम बनाना है, ठीक है, तो हमें जरूरत है कि उस देश की मतलब वहाँ की जो भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब उनकी भाषा सीख जाएंगे तो हम उनकी भाषा के माध्यम से उनके दिमाग और उनके दिलों पर भी हम लोग अपना कब्जा जमा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उस स्थानीय लोगों की भाषा को सीख जाते हो तो उनके हर चीज़ को समझ पाते हो। ठीक है, और वो तुमसे जो है काफ़ी मतलब तुम्हारे नियरेस्ट आ जाते हैं, तुमसे बात करना उनको पसंद, उनसे तुम्हारा उनसे वार्तालाप होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने भाषा के लोगों से मिलते हैं तो काफ़ी हम लोग क्या हो जाते हैं, एक फ्री माइंडेड हो जाते हैं, बात करने में हिचकते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे करके कुछ लोग हमें लूट के भी जाते हैं, जो अंग्रेजों ने किया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अपने देश से, ठीक है, ऐसे लोगों को भगाना है तो उनकी भाषा भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा पे जोर क्यों दिया, या और भी जो लोग थे उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पे जोर क्यों दिया, ताकि हम ब्रिटिशों की भाषा को सीख करके उनको उनके ऑफिस में जाए, मतलब उनके हर सरकारी कार्य में हम इंटरफियर कर पाए। क्योंकि हम उनकी भाषा जानेंगे तो हम उनके दफ्तरों में काम कर सकते हैं, उनके दफ्तरों में नौकरी ले सकते हैं, उनकी हर एक बात को समझ सकते हैं। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसे पहुंचाने का हमारे पास एक प्रॉपर वे होगा, तरीका होगा। देखो क्या है, हर लोग अपनी प्रॉब्लम को बता पाते हैं, कह पाते हैं,
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को बताना और कहना, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम सभी लोग कह लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को जो कहने का प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और उसके भाई ने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि जस्टिस सही है और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जस्टिस नहीं है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि नहीं सही किया, ठीक है सही किया, उसने सही किया, लेकिन ये तरीका सही नहीं था, ठीक है, प्रॉपर तरीका नहीं था, ये कानूनी तरीका नहीं था। अब इससे देखो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी, वो उसके भाई को मारा, ठीक है, उसने उसका बदला ले लिया, लेकिन इसे भी तो जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस हमले का जवाब दिया, लेकिन कानूनी ढंग से नहीं दिया, यानी जो ऑफिशियल वे होता, ऑफिशियल जो चीज होता उसके थ्रू नहीं दिया। अगर उसी के थ्रू वो क्या करता, उस पर केस फाइल करता, तो क्या होता कि उसको एविडेंस कलेक्ट करके अगर दे देता तो उसे फांसी हो जाती और ये भी बच जाता, इसे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। तो सोचो एक आम आदमी जो नहीं जानता गवर्नमेंट के रूल्स को, वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि डायरेक्ट जस्टिस चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास तरीके नहीं आते हैं उसको करने के, और जिसके वजह से क्या होगा कि वो भी फंसेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम समाज के हर ढांचे को समझ पाएं, ठीक है, और खास करके तब जब हमारे देश पर किसी और का शासन हो, तो उसके शासन को समाप्त करने के लिए हम उसकी जो है हर एक बारीकी को समझना पड़ेगा, यानी सबसे पहले उसकी भाषा सीखनी होगी। इसीलिए इतने महान लोगों ने जो है सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा पे जोर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब आता है जमींदार सभा। जमींदार सभा क्या है, द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था कलकत्ता में 1838 में। द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1838 में जमींदार सभा में द्वारकानाथ टैगोर ने क्या किया था, जितने भी हमारे देश के जमींदार थे, ठीक है, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ा था, ठीक है। जमींदारों की जो भूमि थी, जो कई सारे नियमों के तहत जो है सरकार उसको अपने में मिला लेती थी, ठीक है। तो ऐसे सारी जमींदारों को जितने भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, इन्होंने जो है उसे दूर करने का प्रयत्न किया कानूनी ढंग से, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना राधाकांत देव ने किया था, इनके बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। इन्होंने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों का विरोध भी किया था, कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनका इन्होंने विरोध किया था, और इन्होंने कलकत्ता में इसका स्थापना किया 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना राधाकांत देव ने कलकत्ता में कब, 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नेरोजी ने किया था। दादा भाई नेरोजी लंदन में किए थे 1866 में। दादा भाई नेरोजी को याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। दादा भाई नेरोजी लंदन में इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था। इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में 1875 में इसका स्थापना किया। इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता 1875। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन का आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1875 में। इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस ने किया, लंदन में किया, ठीक है, ये लंदन में किया, 1872 में किया। और इंडियन एसोसिएशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया कलकत्ता में 1876 में। तो देखो इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन दोनों में फर्क है, याद रखना, ये अलग सोसाइटी है, ये अलग सोसाइटी है, ठीक है। अभी हम इंडियन एसोसिएशन को डीप में पढ़ेंगे। तो इसका स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में 1876 में किया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना फिरोज शाह मेहता ने बम्बई में 1885 में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसे मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आज की पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसके अध्यक्ष राहुल गांधी, ठीक है, तो ये पार्टी 1885 में बनी थी, ठीक है, जो आज विपक्ष में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया। किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी बोलते हैं, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया बम्बई में 1885 में। तो देखो ये संस्थाओं के नाम थे, कहाँ था, किसने, तो इसमें संस्थापक और जो है प्लेस और डेट,
ठीक है, जो सन है, ईयर है, वो याद कर लेना है इसको नोट करके, ठीक है। एक एक करके मैंने बोलता। अब इसको देखो, हम लोग अच्छे से समझेंगे 3 चीजों को। इसमें 2-3 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। जमींदार सभा, हिंदू मेला, नवगोपाल में हिंदू मेला क्या था, इंडियन एसोसिएशन क्या था, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा, हिंदू मेला को हम लोग देखते हैं। हिंदू मेला क्या था, देखो लगभग 1861 के आसपास राजनारायण बोस थे, राजनारायण बोस, ठीक है। राजनारायण बोस जो हिंदू संस्कृति थी उसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता का जो चेतना था, ठीक है, उसे जगाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, क्योंकि अगर इसकी संस्कृति को अगर अच्छे से अगर हम लोग समझ लें तो हम स्वाभिमानी हो सकते हैं। और स्वाभिमानी होने का अर्थ यही है कि हम राष्ट्रीय एकता में भी एकजुट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वाभिमानी होने का मतलब है कि खुद पर किसी का आधिपत्य नहीं होने देना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि हम समझें इस चीज को। तो राजनारायण बोस जो है, इसको जो है घर घर में, बंगाल में, इसका भी जो है बंगाल में ही जो है उत्थान हुआ था। तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के जो है क्रियाकलापों से इन्होंने लोगों को क्या किया, एकत्रित करने का प्रयास किया। तो इन्हीं के एक शिष्य थे नवगोपाल मित्र, नवगोपाल मित्र। इन्होंने क्या किया, एक संस्था ही बना दिया, हिंदू मेला। एक्चुअली ये संस्था भी नहीं था, ये एक तरह का मेला था। हिंदू मेला 1867 में इन्होंने आयोजन किया इसका। हिंदू मेला क्या था, एक चैत्र मास में, ठीक है, चैत्र मास में इन्होंने क्या किया कि जितने भी हिंदू हैं उनको इन्होंने एकत्रित करने का प्रयास किया एक समय पर, ठीक है। उसमें क्या, उस मेले में क्या करते थे, उसमें बहुत सारे खेल का आयोजन करते थे, कुश्ती, ठीक है, जिम्नास्टिक और भी बहुत तरह के खेल। और सभी जो है देश के जो हिंदू है उसमें काफी मात्रा में भाग लेते थे। नवगोपाल मित्र जो हिंदू मेला संगठन बनाए थे, इसके शिष्य स्वामी विवेकानंद भी थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे और भी बहुत दिग्गज लोग थे, ठीक है। तो हिंदू मेला एक राष्ट्रीय भावना विकास करने में काफी भूमिका निभाई, ठीक है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में काफी भूमिका निभाई हिंदू मेला ने। अब हम लोग देखेंगे इंडियन एसोसिएशन। तो देखो इंडियन एसोसिएशन जो था, जिसको भारत सभा भी कहते हैं, याद रखना, सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसका स्थापना किया था, तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसने बहुत ही प्रबल तरीके से जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, गलाघोटू कानून, जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, उसका, इलिबट विवाद का, ठीक है, इन्होंने काफी घोर इसका जो है विरोध किया, जिसके वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 महीने की जेल भी हो चुकी थी, ठीक है। तो भारत सभा जो है निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग सबको एकजुट करना चाहता था, ठीक है। सभी भारतवासियों को एक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था कि हर विवाद के लिए पूरा भारत एक साथ लड़े, ठीक है। इसी इंडियन एसोसिएशन के बाद में आईएनसी, जो अभी हम पढ़ाए हैं, एओयू ने जो स्थापना किया था 1885 में, इसमें मिला दिया गया इंडियन एसोसिएशन को, ठीक है। और ये आईएनसी ही आज की जो है पार्टी है, ठीक है, जो आज भी एग्जिस्ट है ये, ठीक है। तो ये सारा याद कर लेना। और ये जो 3 था, जमींदार सभा और इंडियन एसोसिएशन और हिंदू मेला, इसके विषय में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम 5-6 लाइन, ठीक है। इस किताब के लास्ट में कुछ साहित्यिक कार्य भी दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ किताबों के नाम दिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आनंद मठ। आनंद मठ के बारे में पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि इसी बुक के अंदर हमको मिलता है वंदे मातरम का गीत, ठीक है। वंदे मातरम का गीत इसी किताब में हमको मिलता है, ठीक है। ये गीत नहीं, ये समझो एक ऐसी मतलब पंक्तियां थी जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, ठीक है। और ये हमारा राष्ट्रगीत है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था आनंद मठ किताब में 1882 में, ठीक है। बंगाली में लिखा गया था ये। उसके बाद वर्तमान भारत या अभिनव भारत, दोनों नाम एक ही है। स्वामी विवेकानंद ने 1905 में इसे अपनी किताब बना करके प्रकाशित किया था। और किताब बनने से पहले ये रामकृष्ण मिशन मठ से जो है पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था, कुछ कुछ चीजों को लेकर के। तो स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत अभिनव भारत में क्या है, भारत की स्थिति को उजागर किया, जो आने वाला भारत है उसके बारे में कुछ सुझाव दिए। उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार हम पूरी
पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, हमारा भारत जो है अपनी संस्कृति को खो देगा और हम धीरे धीरे दूसरों की संस्कृति के नकल करते करते उनकी संस्कृति को अपना ले लेंगे। ठीक है, देखो संस्कृति को जानना समझना अलग चीज है, लेकिन अपने आप पर हावी देना होने देना वो अलग चीज है। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति का काफी ये विरोध किए और उसी का जो है बहुत सारा परिणाम है जो आज हम लोग समाज में देखने के लिए मिलता है। तो उन्होंने वर्तमान भारत में ये सब सुझावों को बताया था। गोरा एक उपन्यास है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, 1882 में इन्होंने लिखा था बंगाली में। ठीक है, ये उपन्यास इनके जीवन का सबसे बड़ा उपन्यास था। गोरा उपन्यास के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है समाज में जो व्याप्त जो भेदभाव है, ठीक है, वो रंग का भेदभाव या जाति का भेदभाव, उसको इन्होंने दिखाया इस उपन्यास के माध्यम में, जिसमें गोरा एक पात्र है जो आयरिश लड़का रहता है। ठीक है, लेकिन उसे ये अंत में पता चलता है कि वो आयरिश रहता है। ठीक है, और इससे पहले वो क्या है, एक ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन यापन करता है और पूजा पाठ करता है क्योंकि उसका रंग गोरा होता है। ठीक है, तो ये रंगों के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करना इस उपन्यास के माध्यम से इन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया है। उसके बाद भारत माता का जो चित्र, भारत माता का जो चित्र है जो हम लोग देखते हैं अक्सर, ठीक है, जो केसरिया रंग की एक साड़ी पहनी रहती हैं और एक झंडा ली रहती हैं, तो भारत माता का जो चित्र है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद एमन कॉर्बोना, ठीक है, एक व्यंग्यात्मक जो है चित्रों का संग्रह था। एमन कॉर्बोना एक कहानी था। ठीक है, जिसको ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इन्होंने इसमें जो चित्रों का प्रयोग किया था, व्यंग्यात्मक जो चित्र का प्रयोग किया था, वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर एक व्यंग्यात्मक चित्रकार थे, व्यंग करने वाले चित्र बनाया करते थे और इनकी चित्रकारी को इन्होंने एमन कॉर्बोना में ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर क्या थे, भाई थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर इनके अंकल लगते थे, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है भतीजा थे। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा खत्म हो गया। इसमें और भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होगा वो तुम लोगों को लिख करके एक एक प्रॉपर वाइज भेज देंगे, लेकिन ये जो मैंने पढ़ाया ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन करके, पहले वाला जो मैंने लिखा था वो भी और ये वाला भी। ठीक है, सन के साथ।